गोपीचंद वेरी गुड मॉर्निंग, सोनू, दीपशिका, नीलेश, प्रभासीन, शशि, यस डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल है। खुशबू, बिंट, अर्चना, गोपीचंद, मोनिका, ज्योति, वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। फोकस करो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अभी तक लेक्चर को अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो एक मैं टाइम आपको दूंगा, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लियर? चलो, so let's start. Now वैक्सीन है। What is the purpose of वैक्सीन? वैक्सीन को क्यों डेवलप किया जाता है? तो वैक्सीन्स दे आर डेवलप्ड, वैक्सीन जो है दे आर डेवलप्ड, क्यों डेवलप किए जाते हैं? टू जनरेट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को क्या किया जाता है, यहां पर जनरेट किया जाता है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज वैक्सीन्स को डेवलप करने का पर्पज है टू जनरेट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। देन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम होता है 7 to 15 डेज का टाइम होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आने के लिए। 7 to 15 डेज का टाइम लगता है। सो वैक्सीन को डेवलप करने का पर्पज ये है कि अगर कोई भी पैथोजन हो, पैथोजन में अब बैक्टीरिया आ सकते हैं, वायरस, फंगस, कोई भी आ सकता है। सिंपल सी कैटेगरी हम कह रहे हैं कि पैथोजन जो हमें डिजीज कॉज कर सकता है, अगर ऐसा पैथोजन पहली बार हमारे बॉडी के अंदर आया है तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए वी नीड अ टाइम ऑफ 7 to 15 डेज का हमें टाइम लगता है। लेकिन अगर हम वैक्सीन से पहले ही हमारे बॉडी के अंदर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को माउंट करके रखें, वहां पर पहले से ही प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हो, तो अब जब सचमुच में पैथोजन आ जाएगा, असली वाला पैथोजन जब आ जाएगा, तो अब उसके अगेंस्ट क्या डेवलप होगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप नहीं होगा, उसके अगेंस्ट सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को आने के लिए कितना टाइम लग रहा है? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को लाने के लिए सिर्फ 2 to 3 डेज का टाइम लगता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मींस व्हाट, कि कोई पैथोजन दूसरी बार, सेम पैथोजन दूसरी बार हमारे यहां पर बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, उसको हम कहते हैं सेकेंड, और उसके अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स माउंट किया जाएगा उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन इज टू जनरेट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बिकॉज इट टेक्स 7 to 15 days of time. If we have already administered with the vaccine, then it means primary immune response is already mounted. उस इंडिविजुअल ने प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ऑलरेडी उसके अगेंस्ट कर रखा है, तो उसकी जो भी मेमोरी सेल्स वहां पर होगी, तो सच में वो पैथोजन जब आएगा तो उस मेमोरी सेल्स को वहां पर स्टिमुलेट करेगा और उसकी वजह से डायरेक्टली उसके अगेंस्ट क्या होगा, 2 to 3 डेज के अंदर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आने का टाइम कितना लग रहा है, 2 to 3 डेज का। तो यहां पर हम बेसिकली पैथोजन को लेस टाइम दे रहे हैं टू डेवलप पैथोजेनिसिटी या टू कॉज पैथोजेनिसिटी। तो बेसिकली पर्पज ये है कि अगर हम वैक्सीनेट नहीं करते तो पैथोजन को 7 से 15 दिन का टाइम मिलता उसको वहां पर इंफेक्शन कॉज करने के लिए, लेकिन अब टाइम कितना मिल रहा है यहां पर, सिर्फ 2 to 3 डेज का टाइम यहां पर पैथोजन को मिल रहा है। क्लियर है? नहीं तो फिर ये पैथोजन जो है इम्यून सिस्टम के झांसे में आ जाएगा और उसको एलिमिनेट किया जाएगा। सो वैक्सीन्स के अंदर क्या करते हैं यूजुअली, तो एक सिंपल सी चीज यहां पर करने की कोशिश की जाती है कि ऐसा पैथोजन होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंटीजन होता है, कि वहां से हम क्या करते हैं, उनकी
पैथोजेनिसिटी की एबिलिटी जो है, तो जो पैथोजेनिसिटी की एबिलिटी है, उस एबिलिटी को, पैथोजेनिसिटी को हम क्या करते हैं, यहां पर लॉस्ट करते हैं। बट उनकी जो इम्यूनोजेनिसिटी होती है, वो इम्यूनोजेनिसिटी वहीं पर होती है। Immunity is still there. Clear? So what we are trying to say is पैथोजेनिसिटी जो है वो लॉस की जाती है। वैक्सीन मतलब ऐसा कुछ प्रिपरेशन है कि जिसके अंदर पैथोजेनिसिटी कॉज करने की एबिलिटी जो थी वो लॉस कर दी, बट दे रिटेन इम्यूनोजेनिसिटी। भले ही वो हमारे बॉडी के अंदर जाके डिजीज कॉज नहीं कर सकता, लेकिन वहां पर उसकी इम्यूनोजेनिसिटी होती है। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब क्या, इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये डेंजरस है, ये खतरनाक है। भले ही वो हमें पैथोजेनिसिटी कॉज नहीं करता, लेकिन दिखने से लगता है कि ये खतरनाक है, इसलिए इसके अगेंस्ट क्या किया जा सकता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स माउंट किया जाता है। क्लियर? तो सिंपल तरीके से हम वैक्सीन के इंट्रोडक्शन में इतना कह सकते हैं कि वैक्सीन दे आर डेवलप टू जनरेट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और फिर पैथोजन असली में अटैक करने आएगा तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करने के लिए सिर्फ कितना टाइम लगेगा, 2 to 3 डेज का टाइम लगेगा। क्लियर है यहां पर? देन नेक्स्ट इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, हम पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। यहां पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स के अंदर जो है वो है किल्ड वैक्सीन्स। कौन से आते, किल्ड वैक्सीन्स। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के अंदर आते किल्ड वैक्सीन्स। किल्ड वैक्सीन कैसे बनाए जाएंगे, एक सिंपल सा काम करो, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप पैथोजन का कल्चर लो। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप पैथोजन लो और उसको हीट के ऊपर पकड़ो कुछ टाइम के लिए, पूरा नहीं करना है, कुछ टाइम के लिए हमने उसको हीट के ऊपर रखा और फिर दूर कर दिया, तो उसके अंदर हाई टेम्परेचर की वजह से पैथोजन जो है वो मर जाएगा, उसकी डेथ होगी। सो बेसिकली हम कह रहे हैं कि यहां पर एक चीज कर सकते हैं हीट किल्ड में, पहला ये कर सकते हैं किल्ड वैक्सीन बनाने के लिए हीट किल्ड वाली मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन हीट की वजह से वहां पर प्रोटीन्स जो है वो डीनेचर्ड हो जाएंगे, तो पैथोजन के जो एंटीजेंस होंगे उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, अल्टर होगा। तो इस जगह पर एपिटोप अल्टर्ड होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। एपिटोप चेंज होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। इसलिए किल्ड वैक्सीन जो है वो पुअर इम्यूनोजेनिक है। पुअर इम्यूनोजेनिक का मतलब क्या, ये लेस इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करते हैं, ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स यहां पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हीट किल्ड की वजह से हो सकता है कि एपिटोप जो है वो अल्टर्ड हो जाए, उसका नेचर जो है वो चेंज हो जाए। यस अल्फा बीटा गामा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आराम से बताऊंगा मैं कैसे करते हैं, बताने वाला वो सारी चीजें, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सेकेंड, यहां पर आप गामा रेडिएशंस को यूज कर सकते हैं, गामा रेडिएशंस को यूज कर सकते हैं हीट किल्ड वैक्सीन बनाने के लिए, या किल्ड वैक्सीन बनाने के लिए, सॉरी हीट किल्ड नहीं, किल्ड वैक्सीन बनाने के लिए। थर्ड, आप कोई फिक्सेटिव यहां पर फिक्सेटिव यूज कर सकते हो, फिक्सेटिव लाइक फॉर्मल्डिहाइड, फिक्सेटिव लाइक फॉर्मल्डिहाइड, इसको आप यूज कर सकते हो। तो कई सारे अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम किल्ड वैक्सीन को बना सकते हो।
तो मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है किल्ड वैक्सीन में वो है गामा रेडिएशंस। तो कई सारे तरीके हैं जिससे हम किल्ड वैक्सीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें से एक तरीका है, मतलब एक हिट किल्ड है, गामा रेडिएशन है और फिक्सेटिव है। तो मोस्ट कॉमनली इन तीनों में से जो यूज किया जाता है वो है गामा रेडिएशन। क्लियर? तो ये पुअर इम्यूनोजेनिक है। अब इसमें एक चीज है, यहां पर हमारे पास अगर कोई मॉलिक्यूल एम्यूनोजन है, क्लियर? क्या है? एम्यूनोजन। सी व्हाट डू यू मीन बाय एंटीजन एंड इम्यूनोजन? देयर आर दिस टू टर्म्स बट देयर इज अ डिफरेंस। एंटीजन आप कह सकते हो, लेकिन एंटीजन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्यूनोजन और एक होता है नॉन इम्यूनोजन। ऐसा एंटीजन जो इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक कर सकता है, इम्यून रिस्पॉन्स को वहां पर माउंट कर सकता है, ऐसे मतलब इंड्यूस कर सकता है, ऐसे एंटीजन को हम कहते हैं इम्यूनोजन। और ऐसा एंटीजन जो इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक नहीं कर सकता, इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस नहीं कर सकता, ऐसे एंटीजन को हम कहते हैं नॉन इम्यूनोजन। Yes or no? Non-immunogen antigens are also called as, yes, comment section में कमेंट करके बताओ। Non-immunogenic antigen are also called as, क्या कहेंगे बताओ? तब तक ये इम्यूनोजन को हम क्या करेंगे? मोर इम्यूनोजन में कन्वर्ट करेंगे। इम्यूनोजन है उसको और अच्छे से इम्यूनोजन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? तो इम्यूनोजन को अगर आपको और ज्यादा इम्यूनोजन में कन्वर्ट करना है तो आपको यूज करना होता है यहां पर क्या? एडजुवेंट। तो यहां पर हम एडजुवेंट को यूज करते हैं। यस, यू गाइज आर एब्सोल्युटली राइट। सतोदा, सुब्रत, रितिका, सोनू, मोनिका, प्रियंका तिवारी, हिमानी, जुबेर, अनिल, अपूर्वा, सब लोगों का बिल्कुल सही है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज हियर, इफ एनी एंटीजन इज ऑलरेडी इम्यूनोजन, it is able to evoke immune response. If you want to convert them into more immunogen, then it would be referred as adjuvant. more immunogen में करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एडजुवेंट यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई नॉन एम्यूनोजन है जो इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक नहीं करता, और उस नॉन एम्यूनोजन को अगर आपको एम्यूनोजन में कन्वर्ट करना है, नॉन इम्यूनोजन को अगर एम्यूनोजन में कन्वर्ट करना है तो आपको एडजुवेंट की नहीं, आपको कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एडजुवेंट एंड कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन का काम क्या है? नॉन इम्यूनोजन मतलब क्या है? ये हैप्टेन है, और हैप्टेन को अगर इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करना है तो उसको हमें किसी ना किसी अच्छे बड़े कैरियर प्रोटीन के साथ जोड़ना पड़ेगा। सो हैप्टेन को अगर हम कैरियर प्रोटीन के साथ जोड़ेंगे तो नॉन इम्यूनोजन इसमें कौन हो जाएगा? इम्यूनोजन में। लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी कोई इम्यूनोजन है, उस इम्यूनोजन को अगर और ज्यादा इम्यूनोजन में कौन करना है? मोर इम्यूनोजन में कौन करना है? तो उसको हम क्या कहेंगे? यहां पर एडजुवेंट कहेंगे, जो इम्यूनोजन को मोर इम्यूनोजन में कौन करता है। क्लियर? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजुवेंट एंड कैरियर प्रोटीन? एडजुवेंट का काम होता है ऑलरेडी जो इम्यूनोजन है उसको और ज्यादा इम्यूनोजन में कौन करो। कैरियर प्रोटीन का काम है जो नॉन इम्यूनोजन है उसको इम्यूनोजन में कन्वर्ट करो। सिंपल सी बात। क्लियर? नाउ लेट्स हैव लुक एट एडजुवेंट। सो जो एडजुवेंट है, एडजुवेंट दो टाइप्स के होते हैं। अब इसमें हम कहेंगे एक तो है ऑयल इन वाटर एमल्शन, ऑयल वाटर एमल्शन।
दूसरा भी है ऑयल वाटर इमल्शन, ऑयल वाटर एमल्शन। लेकिन यहां पर ऑयल वाटर एमल्शन प्लस यहां पर होता है म्यूरेमिल डाइपेप्टाइड प्लस म्यूरेमिल डाइपेप्टाइड। तो इसको हम कहेंगे फ्रेउन्स, इसको हम कहेंगे फ्रेउन्स इनकंप्लीट एडजुवेंट, इसको हम कहेंगे फ्रेउन्स इनकंप्लीट एडजुवेंट। और यहां पर सिर्फ एक एडिशन है जो कि म्यूरेमिल डाइपेप्टाइड है, इसलिए हम इसको कहेंगे फ्रेउन्स कंप्लीट एडजुवेंट, फ्रेउन्स कंप्लीट एडजुवेंट्स। क्लियर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस म्यूरेमिल डाइपेप्टाइड? म्यूरेमिल डाइपेप्टाइड ये जो माइकोबैक्टीरियम है, म्यूरेमिल डाइपेप्टाइड जो है माइकोबैक्टीरियम के सेल वॉल से डेराइव किया है, माइकोबैक्टीरियम के सेल वॉल से डेराइव किया है। हमें पता है कुछ पैथोजन ऐसे होते जिनके पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते उनकी सेल वॉल में, दोज कंपोनेंट्स आर इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय सेल्स ऑफ आर इम्यून सिस्टम। ऐसा नो, इंडिया में भी कुछ नामी चेहरे ऐसे होते जिनको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन है, जिनको हर कोई इंडिया में ऑलमोस्ट रिकॉग्नाइज करेगा, ऐसा नो, या फिर सचिन तेंदुलकर है। उसी तरीके से यहां पर पैथोजन की कैटेगरी में भी कुछ पैथोजन के कंपोनेंट ऐसे होते जिनको इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है। तो एक है माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल का जो म्यूरेमिल डाइपेप्टाइड है, उसको इम्यून सिस्टम आराम से रिकॉग्नाइज करती है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एडजुवेंट? एडजुवेंट का काम क्या है वो देखते हैं। सो फर्स्ट, अगर हम यहां पर कहेंगे कि ये जो वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, इसको बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड करते हैं या तो इंट्राडर्मल स्किन में इंजेक्शन लगाओ, या फिर यहां पर हो सकता है इंट्रामस्क्यूलर, इंट्राडर्मल या इंट्रामस्क्यूलर, यहां पर हम क्या करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। सो दिस इज नॉट नेचुरल रूट। नीडल है, नीडल पिंच करनी है, मतलब नीडल से इंजेक्शन देना है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इंट्राडर्मल एंड इंट्रामस्क्यूलर। कोई भी यूज हो सकता, कोई भी कर सकते यूज। अब इसमें एक चीज समझो आप, सपोज आपको यहां पर वैक्सीन जो है एडमिनिस्टर कर दिया, ऐसा नो, जितना भी आपका प्रिपरेशन होगा, हमें नहीं पता, हाईएस्ट से हाइपर 1 ml 2 ml 3 ml जितना भी वैक्सीन है वो आपको यहां पर एडमिनिस्टर कर दिया। अब इतने हमारे बड़े सर्कुलेशन में हमने ये वैक्सीन क्या किया है, वैक्सीन मतलब किल्ड वायरस जो है या किल्ड पैथोजन जो है, उनको हमने यहां पर एडमिनिस्टर कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो कंपाउंड होंगे पैथोजन के, प्रोटीन्स होंगे, उनके कंपाउंड्स होंगे, सेल वॉल पैथोजन के जो भी कंपाउंड्स होंगे, वो कंपोनेंट्स सर्कुलेशन के अंदर स्प्रेड होना स्टार्ट होगा। मतलब क्या होगा, हमारा जो एंटीजेनिक प्रिपरेशन है वो डाइल्यूट होने के चांसेस ज्यादा है। किसमें? हमारे सर्कुलर सिस्टम में वो डाइल्यूट होने के चांसेस ज्यादा है जहां से हमने इंजेक्शन दिया है।
इसलिए यहां पर ये जो बोला है ना वाटर ऑयल एमल्शन, ऑयल वाटर एमल्शन, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास यहां पर वाटर है, ये वाटर के मॉलिक्यूल है, इस वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर यहां पर कुछ ऑयल्स के ड्रॉपलेट जो है वो ऐसे एग्रीगेट होंगे, ऐसे ऑयल वाटर इमल्शन जो है, तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स एक जगह आएंगे, वाटर से दूर भागेंगे, और इसमें हम हमारा जो एंटीजेनिक प्रिपरेशन है वो ट्रैप करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? यहां पर ट्रैप करना चाहते हैं। जो हमारा एंटीजेनिक प्रिपरेशन है उसको हम यहां पर ट्रैप करना चाहते हैं। तो एक जो हमारा प्रिपरेशन है वो डाइल्यूट ना हो, तो ये ऑयल वाटर एमल्शन की वजह से जो हमारा प्रिपरेशन है वो एक जगह इकट्ठा रहे, ताकि जब इम्यून सिस्टम की सेल्स वहां पर आए तो एक अच्छे तरीके से वहां पर इम्यून रिस्पांस माउंट हो। ऊपर से इम्यून सिस्टम की सेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उनको यहां पर म्यूरेमिल डाइपेप्टाइड दिया है। ये क्या करता है? इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है ये? इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा इन द सेंस कि यहां पर मैक्रोफाज को बुलाने का काम करेगा, मैक्रोफाज का रिक्रूटमेंट करेगा। ऐसा नो, तो मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल्स, इनको बुलाने का काम किया जाएगा। सो हम यहां पर कह रहे हैं इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर। अब इसमें हम कह रहे हैं कि लालच दिखा रहे हैं हम इम्यून सिस्टम की सेल्स को। कभी अगर आप मछली पकड़ने गए होंगे या आपने कभी किसी को मछली पकड़ते हुए देखा होगा, तो जो हम हुक लगाते हैं पानी में डालने के लिए, तो उस हुक के आगे हम वहां पर मछली के लिए कुछ लालच रखते हैं। जैसे अर्थवर्म रख लिया मछली के लिए, या फिर कुछ अलग से रख दिया, ऐसा नो। और वो हुक हम कहां पर डालते हैं? पानी में डालते हैं। और जैसे ही वो लालच मछली को दिखता है तो मछली उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और फिर वो जो हुक है वो उसके माउथ में फंस जाता है और मछली फंस जाती है। उसी तरीके से हमारी ये दिली ख्वाहिश है, हम दिल से चाहते हैं कि ये जो हमने एंटीजेनिक प्रिपरेशन एडमिनिस्टर किया है उस इंडिविजुअल के बॉडी में, उस इंडिविजुअल के इम्यून सिस्टम की सेल्स आए और इस एंटीजेनिक प्रिपरेशन को देखे और इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पांस को माउंट करे, इम्यून रिस्पांस को अलर्ट करे कि कोई पैथोजन का टुकड़ा आया है, कुछ पैथोजन के पार्ट हमें दिख रहे, इसके अगेंस्ट हमें इम्यून रिस्पांस लाना पड़ेगा, अलग अलग तरीके के कुछ मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ेंगे, ऐसा हम चाहते हैं। तो इसके लिए हमने यहां पर लालच दिया है किसको? इम्यून सिस्टम की सेल्स को। वो लालच क्या है? म्यूरेमिल डाइपेप्टाइड, क्योंकि ये इजीली रिकॉग्नाइज होती है बाय इम्यून सिस्टम की सेल से। क्लियर? तो एक तो हमने कहा कि यहां से ये मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल यहां पर आ गए, और यहां पर आ गए तो फिर इसके अगेंस्ट क्या होगा? इम्यून रिस्पांस होगा। अगर एडजुवेंट नहीं होता तो फिर ये वहां पर डाइल्यूट होता, ऐसे एंटीजन के टुकड़े जो है वो ऐसे डाइल्यूट होते हैं। क्लियर? सो हम यहां पर कह रहे हैं कि ये अगर डाइल्यूट होते, अगर स्प्रेड होते यहां से ऐसे, तो यहां पर इम्यून सिस्टम की सेल्स अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। इसलिए यहां पर भीड़ इकट्ठा की है, एक जगह पर सबको लाया गया है, और जहां पर भी भीड़ होगी वहां पर इम्यून सिस्टम की सेल्स अच्छे से आएगी। आप भी कहीं पर जा रहे हो किसी भी रास्ते से, और अगर आपको एक जगह पर बहुत सारी भीड़ अगर इकट्ठा दिखी, बहुत सारी भीड़ आपको वहां पर दिखी, तो एक बार आपका भी मन करता है कि रुक जाए और वहां पर देखे कि क्या है एग्जैक्टली, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई सेल लगा है, या फ्री में कोई पैसे बांट रहा है, या फ्री में कोई खाना बांट रहा है। एक बार हमें भी देखने का मन करता है, तो भीड़ की तरफ अट्रैक्ट होते ना। वैसे इम्यून सिस्टम की सेल्स भी यहां पर जो भी एक जगह वाइब्रेशन है वहां पर जाने की कोशिश करते हैं। क्लियर? सो इस तरीके से हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं ये पढ़ने की।
वेरी गुड, सब लोगों ने हैप्टेन बताया, डेफिनेटली बहुत बढ़िया। यस, यू आर राइट शैली। कंप्लीट एड्यून्स आर मोर कैपेबल, एग्जैक्टली यू आर राइट। और तू मुकु, इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं, रिवाइज करो बार बार, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे डेफिनेटली उतनी चीजें आपको याद रहेगी। अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है एनटीए से, तुम्हारा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ओके, ठीक। एडिबल वैक्सीन पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लो। उसके बाद यहां पर वेरियोलेशन करते हैं। यहां पर क्या किया जाता है? वेरियोलेशन किया जाता है। वेरियोलेशन मतलब पुराने जमाने में क्या होता था, निडल जो थी इंजेक्शन के लिए, तो वो निडल बड़ी हुआ करती थी। अब तो निडल बहुत छोटी आती है, इंजेक्शन डर भी हमें लगता है। पहले जमाने में निडल जो थी वो बड़ी थी, और वो बड़े निडल के बाद डॉक्टर जब इंजेक्शन देता था तो उस निडल से वो थोड़ा सा यहां पर ऐसे रफ करता था, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहां पर क्या हो जाए, टिश्यू डैमेज हो जाए। तो जिस जगह पर हमने वैक्सीन मतलब हमारे एंटीजन प्रिपरेशन को एडमिनिस्टर किया है, उस जगह पर हम इंटेंशनली थोड़ा सा टिश्यू डैमेज करते थे, जिसकी वजह से कहीं पर टिश्यू डैमेज हुआ है तो वहां पर इम्यून सिस्टम की सेल्स अट्रैक्ट होगी, और उसी चक्कर में वो हमारे एंटीजेनिक प्रिपरेशन को भी रिकॉग्नाइज करेगी और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करेगी। इसलिए जब हमें इंजेक्शन दिए थे उसके निशान अभी तक भी हमारे पास होंगे। अगर आप देखोगे तो जो पुराने जमाने में कोई एक फेमस इंजेक्शन हमें लगाया किया जा करता था, तो उसके निशान अभी भी होंगे, क्योंकि तब उस टाइम पे इतना हमें ज्यादा चीजें पता नहीं थी, इसलिए वो चीजें उस तरीके से रन कर रही थी। लेकिन अब बहुत सारी चीजें हमें पता है, तो अब यहां पर कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बस हम इतना चाहते कुछ भी करके ये जो वैक्सीन है ये रिकॉग्नाइज मतलब ये जो प्रिपरेशन है ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए इम्यून सिस्टम की सेल ने। रिकॉग्नाइज होगा तो ही आगे जाके क्या होगा, रिस्पॉन्स आएगा। क्लियर? सो इस तरीके से हम यहां पर ये कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की। उसके बाद इसके एडवांटेज क्या है? तो एक एडवांटेज इसका बहुत अच्छा है कि ये वैक्सीन जो है ये सेफ है, कुछ भी नहीं कर सकता आपको, क्योंकि मरा हुआ कोई इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता until and unless it become ghost। तो हिट किल्ड वायरस, किल्ड बैक्टीरिया, किल्ड पैथोजन कोई भी अगर आप आपके बॉडी में एडमिनिस्टर करते हो और उसका कोई टॉक्सिन अगर एक्टिव फॉर्म में नहीं है, तो फिर हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो सबसे बिगेस्ट एडवांस मतलब सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि दिस इज सेफ। देन इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज पढ़ लिया हमने, इसका डिसएडवांटेज क्या है वो पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये पुअर इम्यूनोजन है, पुअर इम्यूनोजन है, तो इसको बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड अगेन एंड अगेन 2 to 3 या 4 to 5 टाइम्स इसको बूस्टर डोज देने की जरूरत है, मतलब बार बार एडमिनिस्टर्ड करने की जरूरत वहां पर है। देन नेक्स्ट ये जो है ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड, तो इसमें से ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट करता है। ये दोनों कौन सी, ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड, दोनों इम्यूनिटी को एक्टिवेट नहीं करता, सिर्फ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है। इसके एग्जांपल्स जो है किल्ड वैक्सीन के, क्या क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं किल्ड वैक्सीन के यहां पर? तो एक है पोलियो, पोलियो के अंदर भी कौन सा, ये साल्क,
पोलियो के दो है, एक साल के और एक सेबीन है। तो यहां पर पोलियो का जो है यूज किया वो है साल्क। तो पोलियो का साल्क, लाइव एटेंट जो होगा वो सेबीन होगा। पोलियो, प्लेग, पर्टूसिस, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, कोलेरा, एंथ्रैक्स। तो पोलियो, साल्क, प्लेग, पर्टूसिस, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, कोलेरा, एंथ्रैक्स, रेबीज, रूबेला। क्लियर? तो इतने सारे, और इसमें से कुछ किल्ड हो सकते हैं, एटेन्यूएट भी हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ वैक्सीन। देन सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स के अंदर जो है वो है फर्स्ट, दैट इज हमारा कौन सा है, लाइव एटेन्यूएटेड, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। लाइव एटेन्यूएटेड में क्या करेंगे हम, ऐसा पैथोजन जो लाइव होगा, जिंदा होगा, वो यूज करेंगे, और वो पैथोजन की पैथोजेनिसिटी जो है वो लॉस्ट होती है। पैथोजेनिसिटी जो होगी इसकी लॉस्ट है, बट दे हैव इम्यूनोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी जो है वो तो लॉस होगी, लेकिन इसके पास इम्यूनोजेनिसिटी होगी। तो ऐसा पैथोजन जिसकी पैथोजेनिसिटी लॉस होगी और इम्यूनोजेनिसिटी स्टिल वो रिटेन करता है, तो उसको हम कहते हैं लाइव एटेन्यूएटेड। यानी कि बेसिकली हम कहेंगे ऐसा पैथोजन जो कि डिसआर्म्ड होगा, डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन का मतलब यह होता है इट कैनॉट कॉज डिजीज, पैथोजेनिसिटी को कॉज नहीं कर सकता, डिजीज को कॉज नहीं कर सकता, ऐसे पैथोजन को हम कहते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन। तो इसको हम लाइव, मतलब जो लाइव है, जिंदा है अभी तक, लेकिन वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, ऐसे पैथोजन को हम कहेंगे डिसआर्म्ड पैथोजन, और ये होगा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। क्लियर? तो कैसे किया जाएगा, किस तरीके से इस लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाएगा? सपोज कोई एक पैथोजन है और वो पैथोजेनिसिटी कॉज करता है, कोई पैथोजन है और वो पैथोजेनिसिटी कॉज करता है। अब इसके पास डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है। अब डिजीज कॉजिंग एबिलिटी को हमें हटाना है, यानी कि हमें पैथोजेनिसिटी को यहां से रिमूव करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो ऐसी पैथोजन को एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो करो। एक्सट्रीम कंडीशन में अगर हम ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली वो अपनी पैथोजेनिसिटी को भूल जाएगा और वो सिर्फ वहां पर लाइव रहेगा, लेकिन डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर आप अच्छे से समझ सकते हो कि किस तरीके से आपको यहां पर काम करना है। पहले ये जो पैथोजन है, फॉर एग्जाम्पल कोई वायरस हो या कोई भी पैथोजन हो, बेसिकली अगर हम वायरस की बात करें और जो एक वैक्सीन हमने बनाया है, ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, फॉर एग्जाम्पल BCG, दैट इज BCG,
इट इज डेवलप्ड अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस, 80% ट्रीटमेंट में ट्यूबरकुलोसिस के बीसीजी यूज करते। बीसीजी इज बैसिलस कैलमिटी गोरिन, डेवलप्ड फ्रॉम, किससे बनाया ये बीसीजी, इट इज डेवलप फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम बोविस से बनाया है। माइकोबैक्टीरियम बोविस से इसको बनाया है। क्लियर? सो लाइव अट्यूनेटेड वैक्सीन्स में बीसीजी जो है बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन माइकोबैक्टीरियम बोविस के स्ट्रेन से बनाया, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट इसको यूज करते हैं। और ये वैक्सीन बनाने के लिए इनको लगे 13 इयर्स। 13 इयर्स। कैसे हुआ ये, मतलब किस तरीके से करते हैं? तो सपोज अगर यहां पर कोई पैथोजन है, उसको हम एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो करें, फॉर एग्जाम्पल यूजुअली वायरसेस जो है वेरी लो बाइल सॉल्ट पे ग्रो करते हैं, या कोई पैथोजन है तो वो लो कंसंट्रेशन ऑफ बाइल सॉल्ट उसको लगती है, लो कंसंट्रेशन ऑफ बाइल सॉल्ट इज रिक्वायर्ड, लो कंसंट्रेशन ऑफ बाइल सॉल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉजिंग डिजीज। डिजीज कॉज करने के लिए बाइल सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या चाहिए? बहुत कम चाहिए। लेकिन अगर यहां पर बाइल सॉल्ट का कंसंट्रेशन हम थोड़ा सा इंक्रीज करें, सपोज 2% करें, पहले कुछ लगता 0.5 या उससे थोड़ा ज्यादा, अब हमने इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया हमने? 2% किया, ऐसा नो। तो अब हम देख रहे हैं कि क्या ये पैथोजन यहां पर इस स्ट्रेस वाली कंडीशन में भी डिजीज कॉज कर सकता है क्या? ऐसा नो। सो हम यहां पर कह रहे हैं कि डिजीज कॉज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम यहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ बाइल सॉल्ट पे ग्रो किया, फिर उसके बाद इसको हमने हाई कंसंट्रेशन ऑफ बाइल सॉल्ट पे ग्रो किया। अब यहां पर हाई सॉल्ट बाइल सॉल्ट आ गया, तो कुछ पैथोजन जो है वो अपनी पैथोजेनिसिटी को लॉस करेंगे। मतलब कुछ पैथोजेंस जो है वो पैथोजेंस अपनी पैथोजेनिसिटी को लॉस करेंगे। क्लियर? सो अब यहां पर हम कह रहे कुछ जो है उनके पास अभी भी है, फिर हमने 2% से 4% क्या कर दिया? बाइल सॉल्ट का कंसंट्रेशन कर दिया, यानी कि बाइल सॉल्ट की कंसंट्रेशन और इंक्रीज कर दी, स्ट्रेस कंडीशन और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, ऐसा नो। तो फिर यहां पर कुछ पैथोजेंस की और कुछ पैथोजन की पैथोजेनिसिटी कम हो गई, और अभी भी कुछ है जो इस कंसंट्रेशन पे भी पैथोजेनिसिटी कॉज कर रहे हैं। फिर हमने 4 से इसका 8 कर दिया, 8% कर दिया। अभी भी कुछ पैथोजन जो है, अभी भी कुछ पैथोजन जो है वो पैथोजेनिसिटी कॉज कर रहे हैं, और बाकी पैथोजन जो है वो अब बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। सी, कभी भी कुछ भी स्ट्रेस कंडीशन हो तो हम बाकी सब चीजें छोड़ के, हमारा प्राइमरी इंपॉर्टेंस होता है कि हम लोग वहां पर क्या करें? सर्वाइव करें। वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉजिंग डिजीज या पैथोजेनिसिटी ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है किसका? पैथोजन का। एक एक्स्ट्रा चीज है जो पैथोजन कर रहा है,
लेकिन क्या सारे पैथोजन ऐसे है क्या कि अगर उन्होंने किसी को डिजीज कॉज नहीं किया तो फिर उन्होंने लाइफ में कुछ भी नहीं किया, या वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ही नहीं सकते? सारे पैथोजन ऐसे है क्या? नहीं ना। मतलब पैथोजन भी आराम से वहां पर रह सकता है सॉइल में, वहां पर कोई दिक्कत नहीं, उसको रह सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी जो सॉइल में वैसे ही पड़ा रहता है स्पोर की फॉर्म में, कैसा भी हो। लेकिन जब वहां पर कोई इंडिविजुअल आएगा, उसको ऊंड होगा तो उसके अंदर जाएगा और फिर वो वहां पर मल्टीप्लाई करेगा और डिजीज कॉज करेगा। लेकिन उसके बिना भी तो वहां पर रह रहा था ना। तो कॉजिंग डिजीज या पैथोजेनिसिटी ये एक एक्स्ट्रा फीचर है पैथोजेंस का। सो यहां पर हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम बाइल सॉल्ट की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, बाइल सॉल्ट की कंसेंट्रेशन, तो पैथोजन को क्या आ रहा है? स्ट्रेस। अब पैथोजन भी तो ऑर्गेनिज्म है, उसको खुद को क्या करना है? सर्वाइव करना है। इसलिए पैथोजन पहले सर्वाइव करने की सोचेगा और बाद में अगर सर्वाइव करा तो फिर वो डिजीज कॉज करने की देखेगा। लेकिन हम पैथोजन को इतना लॉन्गर टाइम के लिए यहां पर, इतने ज्यादा टाइम के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए हम पैथोजन को क्या कर रहे हैं यहां पर, इस हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन पे या स्ट्रेस कंडीशन में हम लॉन्गर टाइम के लिए इसको सर्वाइव करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये अपनी जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है उसको भूल जाएगा, वो लॉस होगी, तो पैथोजेनिसिटी होगी लॉस, और उसके पास क्या रहेगी? सिर्फ इम्यूनोजेनिसिटी होगी। ऐसे ही 8 से फिर हमने 10 कर दिया, 10% कर दिया, फिर 10% से हमने कितना कर दिया? 12% कर दिया। कुछ पैथोजन है वो मर जाएंगे, कुछ जो बचेंगे वो डिजीज कॉज करने के लायक नहीं रहेंगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? पैथोजन को स्ट्रेस कंडीशन के अंदर लॉन्गर टाइम के लिए सर्वाइव कराओ, लॉन्गर टाइम के लिए। जैसे ये माइकोबैक्टीरियम बोविस को अल्टीमेटली एज अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन यूज करने के लिए इसको 13 इयर्स तक स्ट्रेस कंडीशन में सर्वाइव करवाया, तब जाके इसका हम वैक्सीन यूज करने लगे। उसी तरीके से पैथोजन से अगर कोई भी हो, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, अगर हमें पैथोजन से लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको स्ट्रेस कंडीशन में लॉन्गर टाइम के लिए सर्वाइव करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि जब भी स्ट्रेस कंडीशन आती है तो उस स्ट्रेस कंडीशन में आप अपने आप को बचाने की देखोगे, खुद को सेव करने की देखोगे, सेव करने की देखोगे, और उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा वाली चीज देखोगे। अगर आप खुद परेशान हो, लाइफ में आप खुद बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आपको दूसरे को परेशान करने का कभी मन ही नहीं करता, आपके दिमाग में वो थॉट ही नहीं आ सकता। लेकिन आपके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, आप बहुत बढ़िया हो, मस्त मौला हो, तो डेफिनेटली आपको दूसरों को परेशान करने में बड़ा मजा आता है, उनके मजे लेने में आपको बड़ा मजा आता है, आप वो चीज करते हो। लेकिन जो खुद परेशान है वो दूसरे को क्या परेशान करेगा? समझ रहे हो? इसी तरीके से वायरस या पैथोजन अब खुद परेशान है, खुद वो हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन पे, यानी कि स्ट्रेस कंडीशन में वो सर्वाइव कर रहा है, पैथोजन खुद। तो अब वो दूसरे को स्ट्रेस देने की हालत में है ही नहीं, उसको तो अगर मुश्किल से मैं अगर चीज यहां पर सर्वाइव कर गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से सिंपल एक लाइन में कंक्लूड करूंगा कि पैथोजन को आप लॉन्गर टाइम के लिए स्ट्रेस कंडीशन के अंदर सर्वाइव करो, पैथोजन उसको एडजस्ट करने में अपनी एनर्जी लगा देगा, उस कंडीशन को सर्वाइव करने में एनर्जी लगा देगा, और फिर वो जो अपनी एबिलिटी थी पैथोजन कॉज करने की, पैथोजेनिक कॉज करने की या डिजीज कॉज करने की, उस एबिलिटी को भूल जाएगा, या उसकी वो एबिलिटी जो है वो लॉस्ट होगी। इसलिए हम यहां पर कहते हैं कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है वो हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं? तो हाई स्ट्रेस कंडीशन में ग्रो करके। तो सिंपल सी बात, एक यहां पर ऐसा कर सकते हैं, मोस्टली एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है
वो वायरस के अगेंस्ट प्रिपेयर किए जाते हैं। लाइव आइडेंटिटी वैक्सीन जो है दे आर प्रिपेयर्ड अगेंस्ट वायरस। लाइव और आइडेंटिटी वैक्सीन जो है वायरस के अगेंस्ट प्रिपेयर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर वायरस के अंदर क्या होता है, जीन ट्रांसफर फिनोमेना नहीं होता। जीन ट्रांसफर फिनोमेना जो है वो नहीं होता, या लेस चांसेस ऑफ जीन ट्रांसफर। अगर बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम ये लाइव आइडेंटिटी वैक्सीन करें, बैक्टीरिया ने अपनी पैथोजेनिटी को लॉस कर दिया, लेकिन उसमें अगर कोई प्लाज्मिड आ गया, फिर वो अलग तरीके से आ सकता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरिया ने अगर बाहर से डीएनए लिया और उसकी एबिलिटी अगर फिर से रिवर्ट हो गया तो यस और नो। तो अगर कोई सपोज पोलियो है या कोई भी बैक्टीरिया है, पोलियो वायरस से छोड़ो, उसकी बात छोड़ो, बैक्टीरिया कोई, उस बैक्टीरिया को अगर आपने आपके बॉडी में डाला ये सोचकर कि नहीं अब ये बैक्टीरिया जो है ये डिसार्म्ड है, इसके हाथ हमने काट दिए, लेकिन उस बैक्टीरिया ने कहीं से किसी तरीके से अगर फॉरेन डीएनए को अपटेक किया होगा और उसकी पैथोजेनिसिटी फिर से हो गई, तो अब आपको डिजीज नहीं थी लेकिन डिजीज हो जाएगा। वैक्सीन की वजह से भी डिजीज होता है, ऐसे भी कई सारे केस है। मतलब वो नेग्लिजिबल है, कम है, लेकिन है। मतलब पहले अच्छा खासा इंसान अपनी जिंदगी जी रहा था और उसने फ्यूचर में अपने को कोई तकलीफ ना हो इसलिए उसने वैक्सीन लिया और उस वैक्सीन की वजह से उसको वो डिजीज हो गया। ऐसे भी एग्जांपल्स है। तो इसमें सबसे ज्यादा और मेजर डिसएडवांटेज इसका जो है वो डिसएडवांटेज ये है कि ये रिवर्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? रिवर्ट कर सकता है। चोर को आपने जेल में रखा, चोर की चोरी पकड़ी गई, उसको जेल में रखा 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए उसको जेल में रखा, उसका बिहेवियर एनालाइज किया, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, अब ये अच्छा इंसान बन गया है, बहुत बढ़िया था, पहले इसने भले 10 साल चोरी की लेकिन अब बहुत अच्छा बन गया। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या कह रहे थे? यस, यहां पर क्या करें, बफरिंग हो रहा है, ओके, कोई टेंशन नहीं। फीवर्स राजा कह रहे सर पोलियो वैक्सीन को भी स्ट्रेस कंडीशन में सर्वाइव करते हैं क्या? सर्वाइव तो करेंगे, एक्स्ट्रा फीचर जो है वो दिक्कत वाली बात है। यस, रजनी है लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आईडी एग्जाम के लिए। यस, बफरिंग हो रहा है, ओके, एवरेज सफरिंग, ओके, नो, ठीक है। वेरी गुड। एडवांटेजेस क्या है? मोर इम्यूनोजेनिक, देन लेस बूस्टर डोज आर रिक्वायर्ड, या नो बूस्टर डोज रिक्वायर्ड, लेस और नो बूस्टर डोज इज रिक्वायर्ड। कह सकते हैं कि बोथ इम्यून रिस्पॉन्स को वो करता है, सेल मेडिएटेड, इंड्यूस सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल, दोनों इम्यूनिटी को इंड्यूस करता है।
लेकिन इसका एडवांटेज जो है वो एडवांटेज उसके ऊपर डिसएडवांटेज जो है, ये रिवर्ट बैक कर सकता है, डिजीज कॉज कर सकता है, फिर ये एक मेजर डिसएडवांटेज है। लेकिन मोस्टली जो लाइव और एटेन्यूएटेड वैक्सीन है वो हम यूज करते हैं वायरस को लेके, वायरस के जो अगेंस्ट हमें बनाने हैं वैक्सीन, उसके लिए हम लाइव और एटेन्यूएटेड वैक्सीन यूटिलाइज करते हैं। इसके जो एग्जांपल्स है, तो एग्जाम्पल के अंदर यहां पर आप देख सकते हो, एक है स्मॉल पॉक्स, क्लियर, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, वेरिसेला वायरस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, और पोलियो अब कौन सा होगा, सैबिन, पोलियो कौन सा होगा, सैबिन, रेबीज, रेबीज, रोटावायरस, measles and mumps. These are the examples of live and attenuated vaccines. Clear? Yes or no? Very good. Then next, one more category is there, that is sub-unit vaccine. Yes, जैसे पोलियो के अगेंस्ट हम किल्ड वैक्सीन बना सकते, अल्टरनेटिव वैक्सीन बना सकते, उसी तरीके से रेबीज के अगेंस्ट भी आप लाइव एंड किल्ड वैक्सीन बना सकते हो। जरूरी नहीं बेटा कि एक बार अगर आप एटेन्यूएटेड बना रहे हो तो उसके अगेंस्ट आप किल्ड नहीं बना सकते, और किल्ड बना रहे हो तो उसके अगेंस्ट आप एटेन्यूएटेड नहीं बना सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ वैक्सीन जो है वो दोनों तरीके हो सकते हैं, लाइव भी हो सकते हैं और एटेन्यूएटेड भी हो सकते हैं। सबयूनिट वैक्सीन, तो इसमें हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को यूज करते हैं, और इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को हम कहते हैं टॉक्सॉइड। इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को हम क्या कहते हैं, टॉक्सॉइड। कोई भी एग्जांपल लो, मोस्ट ऑफ द एक्सोटॉक्सिन, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक एग्जांपल दो आपको, एक्सोटॉक्सिन, इस एक्सोटॉक्सिन के पास दो सब यूनिट है। सपोज इसके पास एक सब यूनिट है, कौन सी, ए सब यूनिट, दूसरी सब यूनिट जो इसके पास है वो है बी सब यूनिट। तो एक है ए सब यूनिट और एक है बी सब यूनिट। ए सब यूनिट का काम है रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करना, ए सब यूनिट का काम क्या है, रिसेप्टर रिकॉग्निशन। और
जो एक्चुअल में टॉक्सिटी कॉज कर रहा है, जो एक्चुअल में डिजीज कॉज करेगा या इफेक्टर फंक्शन करेगा, वो कौन करेगा? बी सब यूनिट करेगा। ठीक है, चाहे वो एडीपी राइबोसाइलेशन हो। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोलेरा टॉक्सिन लिया, तो कोलेरा टॉक्सिन में हमें पता है कि ए सब यूनिट जो है वो रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करती है और बी सब यूनिट जो है वो काम करती है, या बी रिकॉग्नाइज करती है और ए जो है वो काम करती है। तो यहां पर ए और बी, एक का काम होता है रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करना और एक का काम होता है जो एक्चुअल फंक्शन है वो करना। अब इसमें अगर, इसका मतलब क्या? दिस टॉक्सिन is functional only when A is separated from B। अगर A B से सेपरेट होगा, दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि A का काम क्या है? रिसेप्टर करना, और B का काम है इफेक्टर फंक्शन करना। तो A बाहर रहता है, B अंदर जाता है। तो B एक्चुअल में क्या करता है? जो काम करना है वो करता है, इफेक्टर काम करता है। इसलिए ये ए और बी एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए। अगर ए और बी सेपरेट नहीं होंगे तो फिर ये टॉक्सिन काम नहीं करेगा, टॉक्सिन रहेगा इनएक्टिवेट, और इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को हम क्या कह रहे? टॉक्सॉइड कह रहे। फॉर एग्जाम्पल, यहां से आप देख रहे हो कि ये इस तरीके से हमने ए और बी सब यूनिट को अगर कोवैलेंटली लिंक कर दिया, व्हाट वी हैव डन कि ए एंड बी सब यूनिट को हमने कोवैलेंटली लिंक्ड कर दिया। ए एंड बी सब यूनिट्स आर कोवैलेंटली लिंक्ड। अगर ये कोवैलेंटली लिंक्ड किए गए तो ए और बी कभी सेपरेट नहीं होंगे, और ए और बी कभी सेपरेट नहीं होंगे तो फिर अब वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। इसको ही हम कहते हैं इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, एंड द इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन इज रेफर्ड एज, आल्सो रेफर्ड एज टॉक्सॉइड। इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल है DPT, दैट इज डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। तो ऐसा टॉक्सिन जो हम बना सकते, तीनों के अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है, इस टॉक्सिन को हम क्या कहते हैं? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। तो इसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? इसे सबयूनिट वैक्सीन बना सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये अल्फा बीटा गामा मैंने एक्सप्लेन किया उसका। हाँ यस, तो जो लाइव है ये वाले, जो लाइव और एटेन्यूएटेड वैक्सीन से ओरल डोज दिया जाता है, तो इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का रूट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ओरल डोज। तो नेचुरली इनको हम एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे पानी पीते हैं, कोई जूस पीते हैं, वैसे तरीके से वैक्सीन भी पिएंगे। क्या दिक्कत है उसमें इतना? ओपीवी है, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, ओके, ठीक है। वाई मोस्टली वैक्सीन आर अगेंस्ट वायरसेस ओनली? जरूर नहीं ऐसा, एग्जैक्टली नहीं। कोलेरा टॉक्सिन में बी जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, और ए जो है वो एक्चुअल में फंक्शन करता है, डिपेंड करता है कि कहां पर है। तो इस तरीके से क्लियर? चलो, देन ये हो गया हमारा कौन सा? सब यूनिट वैक्सीन। एक नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं, हम मूव करते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज, पहले क्वेश्चन देख लेते क्या है सर। इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन
क्यों सीवज, क्यों नहीं समझा, क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझे इसमें बताओ। गुड आफ्टरनून राजीव। 11 बजे स्टार्ट होती है रेखा जी क्लास। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। सो अब नेक्स्ट जो है थर्ड जनरेशन वैक्सीन, और वो है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन ये कॉम्बिनेशन है किसका? लाइव और अल्टरनेटिव वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है। तो हाँ सतर्कता जी, यहां पर ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं आपको CSIR नेट के चैप्टर्स बता दूं इंपॉर्टेंट कौन से है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम चला जाएगा। और मुझे लगता है कि आप एक बार केसी सर का लेक्चर देखिए, इसी चैनल के ऊपर है, लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी में उन्होंने बहुत अच्छे से और इन डिटेल बताए कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे या कौन सा उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो सतर्कता, अगर आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। वो लेक्चर देखने के बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरी रहती है डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हूं। लेकिन यहां पर हम अभी वो ज्यादा टाइम जाएगा उसमें, ठीक है। ओके। नो, इफ बोथ आर कोहेरेंटली अटैच्ड, they are not going to separate anyhow, then we are going to call them as a toxoid, ठीक है। ओके, बिल्कुल करेगा टॉक्सिन, लेकिन अगर टॉक्सिन इनएक्टिवेटेड है तो वो कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। ओके ठीक। डेफिनेटली संदीप बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है MSc के लिए, तो पढ़ सकते हो आराम से। रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स, तो रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स के अंदर एक सिंपल सी बात है कि यहां पर जो किल्ड है एंड एट्यूनेटेड है, किल्ड एंड एट्यूनेटेड वैक्सीन्स दोनों का बेनिफिट हमें रिकमेंड वैक्सीन में मिलता है। किल्ड का बेनिफिट क्या मिलता है कि ये सेफ है, और एट्यूनेटेड का क्या मिलता है कि यहां पर दोनों इम्यूनिटी को इंड्यूस करता है, बोथ सेलुलर, बोथ इम्यूनिटी, बोथ सेलुलर एंड हमारा कौन सा ह्यूमरल, दोनों इम्यूनिटी को इंड्यूस करता है। क्लियर? देन इसमें क्या करेंगे, सपोज रिकमेंड वैक्सीन के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर कोई एक पैथोजन का, पैथोजन एनकोडेड एंटीजन का कोई जीन है, और ये जीन को हम डाल रहे हैं किसी प्लाज्मिड के अंदर, तो ये कोई वेक्टर है। ये कोई वेक्टर है। अब इस वेक्टर के अंदर आप देख सकते हो यहां से यहां तक इसमें कोई एक प्रमोटर है, और इसको चलो मोर प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि सपोज लेट से कि यहां पर वैक्सीनिया प्रमोटर है, वैक्सीनिया वायरस का, वैक्सीनिया वायरस का प्रमोटर है, वैक्सीनिया वायरस का प्रमोटर है।
यहां पर एक जीन है, कौन सा जीन है? तो ये यहां पर भी एक जीन है, टीके का जीन है, ताकि हम नेगेटिव सिलेक्शन कर सके, दैट इज थाइमिडिन काइनेज। टीके का जीन है, दैट इज थाइमिडिन काइनेज। टीके टीके थाइमिडिन काइनेज। तो ये पैथोजन का एंटीजन एन्कोडेड जीन है, इसको हम डालेंगे कहां पर? यहां पर इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया तो फिर हम इसको यहां से यहां पर ला रहे। यहां पर आ गया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद इतना रीजन जो है वो हम निकाल देंगे। इतना रीजन निकाल दिया, यहां पर हम डालेंगे ये जीन, कौन सा? ये वाला। ये डाल दिया और यहां पर हमने डाल। क्लियर? तो इस जगह पर है एंटीजन का जीन। अब इस वेक्टर को आप वैक्सीनिया वायरस के कल्चर में डालो। कहां पर डालो? वैक्सीनिया वायरस के कल्चर में डालो। यहां पर डालो और फिर इसको आप ग्रो करवा लो। इससे जो एंटीजन मिलेगा उस एंटीजन को प्यूरिफाई करो और इसको यूज करो एज अ एंटीजेनिक प्रिपरेशन, और आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा और एक तरीका है, इस वेक्टर को आप ई कोलाई के अंदर इंसर्ट करो। ई कोलाई के अंदर उसका जीन एक्सप्रेस करो। ई कोलाई के अंदर नहीं कर सकते तो यहां पर आप इसको बनाना या पोटैटो के अंदर इंसर्ट करो। बनाना और पोटैटो के अंदर इंसर्ट करोगे तो यहां पर बन जाएगा एडिबल वैक्सीन। क्या बन जाएगा यहां पर? एडिबल वैक्सीन। बनाना और पोटैटोज के अंदर इंसर्ट करो तो क्या बन जाएगा? एडिबल। मतलब आपने बनाना खाए और आपको इम्यूनिटी मिली इस वायरस के अगेंस्ट। समझ रहे हो?
थोड़े से यहाँ पर चैलेंजेस है, एडवांटेजेस है, क्योंकि पोटैटो जो है हम ऐसे ही नहीं खाते, उसको कुक करके खाते हैं। जब कुक करेंगे, हाई टेम्परेचर होगा, तो डेफिनेटली वहां पर प्रोटीन जो है उसके अंदर वायरस के बनेंगे, वो डीनेचर्ड हो सकते हैं। तो यहां पर ये इसका डिसएडवांटेज है। क्लियर? कौन से वायरस के अगेंस्ट बनाए जाते हैं? तो एग्जाम्पल ले सकते हैं यहां पर वैक्सीनिया वायरस, एडेनो वायरस, कैमरीपॉक्स वायरस, और कई सारे हैं जिनके अगेंस्ट हम ये बना सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज हाउ रिकम्बिनेंट वैक्सीन कैन बी यूटिलाइज। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर में फिर हम इतना ही करेंगे। बाकी जो चीजें हैं वो हम इवनिंग की क्लास में शाम के 5 बजे शार्प आप सब लोगों को आना है। वहां पर मैं वैक्सीन के क्वेश्चंस लेके आऊंगा और हम बहुत सारे क्वेश्चंस वैक्सीन के डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये 360 रिवीजन जो है उसकी लास्ट क्लास होगी आज शाम को 5 बजे। तो सब लोगों को आना है। तो डेफिनेटली आप यहां पर लेक्चर को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, फिर हम करेंगे क्वेश्चन डिस्कस। क्लियर? वैक्सीन या कौन सा डिजीज कॉज करता है ये तो आपको पता होना चाहिए, एक बार देख लीजिए कौन सा होता है, इतना तो आप बता सकते हो मुझे। कर सकते हैं लेकिन देखनी पड़ेगी हमें फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। दर्शिका, ऋतुराज, डीएनए वैक्सीन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते तो इसके लिए हम उसको कवर नहीं करेंगे। नम्रता मैम, यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच। अनिल, मोस्ट वेलकम। अपूर्वा, वेलकम। अल्फा बीटा गामा, वी आर बायोलॉजिस्ट, वेलकम। वेलकम रेखा, प्रियंका वेलकम, वेलकम प्रियंका वर्मा। यस यू आर राइट शैली। गंगादीप वेलकम, जेनिफर वेलकम, सुरजीत वेलकम। वेलकम दीपेंद्र, फातिमा। दर्शिका, लाइव एटीट्यूड में कहा था मैंने कि मोस्टली वायरस के अगेंस्ट बनाते हैं, क्योंकि वायरस के अंदर लेटरल जीन ट्रांसफर नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर होता है। इसलिए मैंने कहा था कि एटीट्यूड वैक्सीन जो है मोस्टली वायरस के अगेंस्ट बनाते हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट नहीं बनाते। वेलकम दीपेंद्र, अनीशा, दीपक, कृतिका, अनुपमा, यामिनी, प्रियंका, वैशाली, दिया वेलकम। वेलकम हर्षश्री, शैली, बिनी, सोनू कुमार, राज, शतरुदा, आरतू, इफ्रा, निकुंज, प्रियंका, कृतिका, ज्योति, खुशबू, निर्मला, शैली, रजनी, दोनों टाइप के करते हैं। ताबिया, वो सेलमेंट भी करते हैं और ह्यूमरल भी करते हैं, दोनों टाइप के करते हैं। वेलकम मुशीर, वेलकम दर्शिका। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू तपनीता। यस यू आर राइट शैली।
डेफिनेटली आरतू शर्मा, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर क्लास लेने की, देखते हैं, डेफिनेटली हम करेंगे कोशिश। डोंट फॉरगेट 3 नवंबर को है क्या, आईपीएल, आईएफएस प्रीमियर लीग। तो यू हैव चांस टू बिकम सुपर स्ट्राइकर ऑफ द आईपीएल। तो अच्छे से स्कोर करिए। डिस्कशन जो है दर्शिका वो यूट्यूब चैनल पे होगा, इसी चैनल पे होगा, आईएफएस के ऐप में नहीं होगा, लाइव डिस्कशन होगा। जिस तरीके से अभी हम लेक्चर कर रहे हैं उसी तरीके से डिस्कशन करेंगे लाइव, डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर? चलो, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से जल्दी वो लोग लाइक करें। वेलकम उत्तरा, कौशार, इसके नीचे ही लिंक है निकुंज। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर रिस्पॉन्स। सिवज करेंगे हम, जेंडिस को भी कवर करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच।